हाँ जी, फ्यूचर सीएस कैसे हो आप सब। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हाल अच्छा है मतलब तैयारी अच्छी है, और हाल बुरा है मतलब तैयारी नहीं कर रहे हो, इसलिए तैयारी करते रहो, हाल अपने आप अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैम, लॉ मतलब परेशान कर रखा है लॉ ने, समझ नहीं आ रहा क्या क्या याद करें क्या ना करें, कितना छोड़ें, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज है, एकदम नया सब्जेक्ट है और बहुत डाइस हो रहे हैं इसको लेकर के, बहुत डर लग रहा है। तो देखो, लॉ माना कि आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन इसका सिलेबस बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे कम है। ये मानते हो या नहीं मानते हो? टोटल 7 चैप्टर्स है। 7 में भी आप मान के चलो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से एक दो क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर का वो नहीं आएगा। तो मोटा मोटा लेके चलो 6 चैप्टर है आपके पास, है 6 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं, पढ़ लो उसको अच्छे से। मतलब देखो, लॉ में अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनसे आ जाती है एमसीक्यूज वगैरह, 2 या 4 2 नंबर का क्वेश्चन। यूजुअली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर कुछ आ गया और आप वो छोटे छोटे छोड़ के आ जाओगे, तो आपने जो इम्पोर्टेंट कवर कर भी लिया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या मेरे एंगल से इम्पोर्टेंट है। अब वो एग्जामिनर के एंगल से इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो तो भगवान जानता है। भगवान मतलब आईसीएआई जानता है, हम लोगों को नहीं पता वो सब कुछ। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फोकस करो अपनी पूरी प्रिपरेशन पे, फुल कवरेज करने की कोशिश करो, फुल कवर करो अपना सिलेबस। एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है उसमें आप कोशिश कर सकते हो कि आप सेक्शंस भी याद कर लो, थोड़ी सी लैंग्वेज भी याद करने की कोशिश करो। बाकी जगह आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसको याद कर लो। तो पहला हो गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 4 मार्क्स का कुछ आ सकता है इसमें से, इससे ऊपर का नहीं। फिर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे ज्यादा आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। मतलब आप ये लगा लो कि आपने जितने टाइम में आप ये प्रिपेयर करोगे, उतने टाइम में आप बाकी सारी चीजें प्रिपेयर कर लोगे। ऑलमोस्ट 50% टाइम आपका इसको प्रिपेयर करने में जाता है, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भाई पहले तो अपना 50% सिक्योर कर लो, बाकी इतने सारे चैप्टर्स करके, यानी फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, अगर आपने वन एक्सेप्ट, मतलब ये कह लो कि एक्सेप्ट टू, आपका सिलेबस है 50% एंड चैप्टर 2 है आपका 50%। ठीक है, बट वेटेज 50-50% की नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना। इसलिए कोशिश करो कि भाई आप पहले ना बाकी सारा सब्जेक्ट जो है 50% उसको पूरा सिक्योर करो, उसके बाद आ जाओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब आपने एक्सेप्ट टू अपना 50% सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन ये आपका 60 to 70% मार्क्स देगा। तो इसलिए फोकस करो, फर्स्ट चैप्टर, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सेवेंथ सिक्स सेवेंथ तक सारा आप करो और 60 to 70% मार्क्स सिक्योर करो। फिर जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन ले रहा है वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका 30 to 40% मान के चलो आएगा ही आएगा, 30 to 40% मार्क्स इसमें से आएंगे। फिर इसको प्रिपेयर करना शुरू करो। अब इसमें से भी आप देखोगे कि ना कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सबको आप उस हिसाब से करते जाओ। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे हिसाब से अगर आप चलो तो आप इस तरीके से चलो, राइटिंग प्रैक्टिस डेली करो 2 से 4 क्वेश्चन की। और अगर हम लोग, आप चाहते हो ना तो हम लोग 1 2 क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप खुद देख लो, चलो यार अपने सिलेबस में आप जाके देखो, अगर आप अपने सिलेबस में देखते हो कि क्या चीजें एग्जामिनर किस तरीके से लिख रहा है, तो आपको समझ आएगा कि उनका क्या कहना है इस बारे में, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में राइटिंग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही नहीं है बच्चा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे लिखे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ट्रू बात है, और इसमें ये पूछ भी नहीं रहा सही है या गलत है, लेकिन फिर भी आप इसमें मेंशन करोगे कि हाँ ये सही है या गलत है।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि सबसे पहले आप सेम स्टेटमेंट मेंशन करो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने मेंशन कर दिया क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या मेंशन करोगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इस दो टर्म्स के बीच में ही घूम रहा है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट मींस। सेकंड आप मेंशन करो व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब बताओ। अच्छा, आप दोनों मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर दोगे तो इट मींस फिर आप कंक्लूजन दे पाओगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने बता दिया कि भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है, फिर रीजन दो क्यों ट्रू है, रीजन बताओ कि भैया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब ही होता है कि एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। जबकि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच कि सेम चीज पे दो लोग एग्री कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने रीजन के साथ एक्सप्लेन किया एक दो लाइनों में, फिर लास्ट में आपने क्या किया, कंक्लूड कर दिया हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि आइडियल है फॉर एग्जाम। अब हम इनका आंसर देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। पहले इन लोगों ने बताया एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक, एग्रीमेंट के बारे में बताया। एग्रीमेंट यहाँ तक हो गया, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ठीक। सेकंड फिर इन लोगों ने क्या बताया, एग्रीमेंट, पहले इन्होंने एग्रीमेंट बताया फिर इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। और देखो जैसे मैंने कहा था कि पहले फ्रेम करो क्वेश्चन को, देन आप बताओ एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेम इन लोगों ने क्या, पहले एग्रीमेंट के बारे में बताया फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, फिर उसके बाद इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि दोनों के बीच क्या लिंक है, और लास्ट में कंक्लूड कर दिया इस लाइन से, थस ये कंक्लूजन। कंक्लूजन देना आपको बहुत जरूरी है, कंक्लूड कर दिया। यही आपका भी फ्रेमवर्क होना चाहिए आंसर राइटिंग के टाइम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप अलग तरीके से चलोगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप अलग तरीके से चलोगे। तो क्वेश्चन राइटिंग आपने समझी कैसे करनी है, आपने ये समझा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किस तरीके से कवर करने की कोशिश करो कम टाइम में अपने सिलेबस को। अब हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसमें आपके ना जनरल नेचर स्टार्टिंग के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका इंडेमनिटी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर बेलमेंट एंड प्लेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। बिजनेस लॉ को लेके ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करने की जरूरत है, थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस की जरूरत है, और डेली अगर आप करोगे कंसिस्टेंट हो जाओगे ना तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहो, मस्त रहो एकदम।